Hello students, welcome in HOT 111 Fundamentals of Horticulture. Lecture first. Horticulture, its definitions, its branches, importance and scope. Let's start this topic. Introduction. The word horticulture come into existence in the 17th century. जो horticulture शब्द है ये लगभग 17th सेंचुरी जो 17वीं शताब्दी थी उसके अंदर दुनिया में आया. इट इज़ फाउंड मेंशन्ड इन पीटर लॉरेनबर्ग्स ट्रीटाइस रिटन इन 1631. ये जो पीटर लॉरेनबर्ग था उसने अपनी जो लेख लिखा, ठीक है, उसके अंदर इसे मेंशन किया, इस शब्द को, हॉर्टिकल्चर शब्द को. ठीक है, सबसे पहले उसने इस शब्द को यूज किया 1631 के अंदर, 1631 के अंदर. देन ई फिलिप्स यूज द वर्ड हॉर्टिकल्चर इन हिज बुक. उसके बाद ई फिलिप्स था, उसने अपनी जो बुक थी उसके अंदर हॉर्टिकल्चर शब्द को लिखा. उसकी जो बुक का नाम था द न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. ठीक है, 1678 के अंदर इसे बुक को लिखा गया था. तो उसके अंदर इसने ई फिलिप्स ने इस शब्द को यूज किया या उसने इस शब्द को लिखा और वो लंदन का था. फिर है डेफिनेशन. इन हॉर्टिकल्चर द वर्ड हॉर्टस एंड कोलियर आर द लैटिन वर्ड. जो हॉर्टिकल्चर है इसके अंदर हॉर्टस और कोलियर दो लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिनका मतलब, जो हॉर्टस है उसका मतलब तो गार्डन, और कोलियर शब्द है टू कल्टीवेट. गार्डन मतलब उद्यान और टू कल्टीवेट मतलब उगाना. Therefore, horticulture a branch of agriculture in which garden crops are studied. इसीलिए जो हॉर्टिकल्चर शाखा है एग्रीकल्चर की, इसके अंदर जो गार्डन फसलें होती हैं, उद्यान वाली फसलें होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है. गार्डन क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांटेशंस, फ्लावर्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स. तो गार्डन फसलें जो हैं जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, रोपण फसलें हैं, फूल हैं, मसाले हैं, औषधीय और सुगंधित पौधे हैं. ठीक है, वो सारी की सारी गार्डन फसलें हैं. तो ये अपने एक सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि जो उद्यान विज्ञान है ये लैटिन भाषा का शब्द है. वैसे हॉर्टिकल्चर ही कहोगे क्योंकि उद्यान जो है वो तो हिंदी का शब्द है. हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के. एक का मतलब होर्टस, मतलब दो भाग है, एक तो होर्टस एक कोलेर. होर्टस का मतलब गार्डन, उद्यान हिंदी में कहोगे तो, और कोलेर का मतलब टू कल्टीवेट. कल्टीवेट मतलब उगाना. तो जो उद्यान वाली फसलों को उगाने का विज्ञान है वो हॉर्टिकल्चर है. ठीक, उद्यान वाली फसलें हैं जैसे सब्जियां हैं, फल है, रोपण फसलें, फूल, मसाले, औषधीय पौधे और एरोमेटिक प्लांट्स, ये सारे के सारे. ठीक. ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है पोमोलॉजी, जिसको कई बार फ्रूट साइंस बोल देते हैं, फल विज्ञान. द वर्ड पोमोलॉजी इज मेड अप ऑफ द लैटिन लैंग्वेज वर्ड पोमम. जो पोमोलॉजी के अंदर पोमो शब्द है ना, ये पोमम शब्द से मिलके से बना है लैटिन भाषा के, जिसका मतलब फ्रूट्स होता है, फल होता है. एंड ग्रीक लैंग्वेज वर्ड लॉजी, जो लॉजी है इसके अंदर शब्द पोमोलॉजी, पीछे लगा हुआ लॉजी, वो आपका ग्रीक भाषा का है, लिया गया है लॉजी, जिसका मतलब साइंस होता है. एंड दस द साइंस ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन इज कॉल्ड पोमोलॉजी. तो अगर पोमोलॉजी की डेफिनेशन पूछे तो साइंस ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन इज कॉल्ड पोमोलॉजी. जहाँ ये कह लो कि जो फलों का विज्ञान होता है वो फल पोमोलॉजी कहलाता है. ठीक. सेकंड है ओलेरिकल्चर. द वर्ड ओलेरिकल्चर इज composed of the Latin language word oleris meaning pot herb and the English word culture meaning to cultivate. So the science of growing vegetable is called olericulture. olericulture मतलब vegetable science, जब सब्जियों का विज्ञान.
तो ओलेरिकल्चर शब्द है वो भी लेटिन भाषा का जो शब्द है ओलेरिस उससे बना है, जिसका मतलब पोट हर्ब होता है, गमले के शाक कह लो। ठीक है, शाक जो हर्ब्स होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है, शाक, शाकीय पौधे, शाक। ठीक है। एंड द इंग्लिश वर्ड कल्चर, जो कल्चर कल्चर शब्द है इसके पीछे ओलेरिक कल्चर, तो वो कल्चर शब्द इंग्लिश का है जिसका मतलब होता है टू कल्टीवेट, उगाना। तो पोट हर्ब को उगाना या शाकीय पौधों को उगाना। ठीक है। तो इसलिए जो इसकी डेफिनेशन बनती है, द साइंस ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर। सब्जियों को उगाने का विज्ञान या उनका अध्ययन करना अ, सब्जी विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तीसरी ब्रांच होती है फ्लोरिकल्चर। द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर दोनों ही शब्द इंग्लिश के हैं, याद रखना। फ्लोरिकल्चर में फ्लोरी अलग से नहीं है, फ्लोरी का मतलब फूल होता है। तो फ्लोरिकल्चर जो ब्रांच है इसके अंदर जो फूलों की और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल समझ रहे होगे, अलंकृत पौधे, जो कि शोभाकारी फूल कह देते हो कि भाई सजाने के लिए रखे जाते हैं, ऐसे फूलों की जो कल्टीवेशन की जाती है, उनकी खेती की जाती है, वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फोर्थ इसकी ब्रांच होती है लैंडस्केप गार्डनिंग। द आर्ट ऑफ मेकिंग ए पार्ट ब्यूटीफुल विद ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड गार्डनिंग मेथड इज कॉल्ड लैंडस्केप गार्डनिंग। जो एक कला है, ये कह लो कि किसी भी एक जगह को सुंदर बनाने के लिए जो गार्डन के मेथड्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, उनको यूज करके और पौधों को यूज करके उस जगह को सुंदर बनाना, वो लैंडस्केप गार्डनिंग कहलाती है। पर याद रखना, लैंडस्केप अकेला आता है तो उसका मतलब होता है कि जो भी जगह अपने, जब कोई वस्तु अपने को दिखाई देती है, जो भी आंखों से अपने सीधी कोई भी वस्तु देख रहे हैं, वो चीज़ लैंडस्केप है। जरूरी नहीं उसमें कोई ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी उस लैंडस्केप का ही पार्ट है या ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, जो भी आंखों से दिखाई देता है। और गार्डनिंग मतलब उसमें पौधों का और बहुत से अलग से ऑब्जेक्ट लगाकर उसको डेकोरेट करना, गार्डनिंग। किसी भी भूभाग को अलंकृत करना, सुंदर बना देना। ठीक, जैसे नीचे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगा कि इसमें फाउंटेन लगा हुआ है, कुछ शेप बनाई गई हैं, कुछ बेड्स तैयार की गई हैं चारों तरफ, और इधर पेड़ों की पत्तियों में लगाई गई हैं, इनको काटा गया है, हेज बनाई गई है, कहने का मतलब। तो ये सारे के इसके ऑब्जेक्ट हैं एक गार्डन के। ठीक है। और ये जैसा कि ये आंखों से दिखाई दे रहा है, ये एक लैंडस्केप है। इसको डेकोरेट किया तो ये लैंडस्केप गार्डनिंग हो गया। ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सी शाखाएं हैं जो जैसे कि मेडिसिनल प्लांट की रह गई। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है, जितनी भी फसलें हैं उनकी सबकी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। ठीक है, वो भी इसकी ही ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्कोप। अकॉर्डिंग टू NHB 2018, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव में या गुरुग्राम में है, उसके अनुसार द परसेंटेज शेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर आउटपुट्स इन एग्रीकल्चर हैज़ बिकम 33%। जो आउटपुट है हॉर्टिकल्चर फसलों से, मतलब जो प्रोडक्शन होता है, और जो टोटल एग्रीकल्चर के अंदर लगभग 33% का उसका शेयर है। यानी कि 100% अगर एग्रीकल्चर है, उसमें से 33% हॉर्टिकल्चर फसलें उगाई जाती हैं, तो उनका प्रोडक्शन का शेयर है। अंडर द प्रीव्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड allied एक्टिविटीज, द शेयर ऑफ प्लान outlay for horticulture, which was 3.9% during ninth plan, has increased to 4.6% during the 12th plan। ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर का आउटलेट कह लो जी, उसका जो अपने कहते हैं ना कि उसकी उपज, ठीक है, वो लगभग ये 3.9% थी जब नाइन्थ या कह लो जब 9वां प्लान चालू हुआ था, स्कीम चालू हुई थी, और उसके बाद ये इंक्रीज हुआ 4.6%। अब जो लेटेस्ट था उसके अनुसार मतलब 4.6% तक वो बढ़ गया, 3.9 से 4.6% तक जो 12वें प्लान थे
उसके अनुसार, ठीक है। द ओवर द लास्ट डिकेड द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर ग्रू बाय 2.6% पर annum एंड एनुअल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 4.8%। जो पिछले कुछ साल थे उनसे जो हॉर्टिकल्चर का एरिया क्षेत्र था, टोटल क्षेत्र की बात हो रही है जिसमें सब्जियां, मसाले, फ्रूट्स, प्लांटेशन सारी फसलें आ जाती हैं, वो इंक्रीज हुआ एरिया उनका लगभग 2.6% प्रति वर्ष। और जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसका उत्पादन इंक्रीज हुआ, वो 4.8% इंक्रीज हुआ। मतलब जो पिछले कुछ साल थे उनसे इस बार, या ये कह लो कि हर साल 2.6% की दर से वो बढ़ा एरिया या क्षेत्रफल, और प्रोडक्शन बढ़ा 4.8%, जो उसका उत्पादन था, ठीक है। ड्यूरिंग 2017-18 द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वाज 311.71 मिलियन टन्स। और जो 2017-18 का डाटा है, ठीक है, उसके अनुसार जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है 311.771 मिलियन टन्स है, फ्रॉम एरिया ऑफ 25.43 मिलियन हेक्टर। याद रखना जो हॉर्टिकल्चर का लेटेस्ट डाटा है भाई, उसका कितना प्रोडक्शन है और कितना एरिया है, वो ये चीज़ है। मतलब जो उनका प्रोडक्शन है वो 311.71 मिलियन टन्स है 2018 का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार, और जो उसका एरिया है 25.43 मिलियन हेक्टर इस क्षेत्र से, ठीक है। ये लेटेस्ट डाटा कई बार पूछा जाता है इसलिए। द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल हैज इंक्रीज फ्रॉम 101.2 मिलियन टन्स टू 184.40 मिलियन टन्स सिंस 2004-5 टू 2017-18। जो प्रोडक्शन था वेजिटेबल्स का, सब्जियों का, ठीक है, वो 101.2 मिलियन टन से 184.40 मिलियन टन, यानी कि 101 तो था 2004-5 के अंदर, और 2017-18 के अंदर 184.40 मिलियन टन हो गया, मतलब वो बढ़ गया। और प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 50.9 मिलियन टन्स टू 97.35 मिलियन टन सिंस 2004-5 टू 2017-18। और जो फलों का था वो 50.9 मिलियन टन से बढ़ के 97.35 मिलियन टन हो गया। मतलब जो 2004-5 था उसके अंदर वो 50.9 था, और बढ़ के 2017-18 के अंदर 97.35 हो गया। नेक्स्ट है ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर आपको हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का ग्राफ दिखाया गया है कि ईयर बाय ईयर किस प्रकार से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन दिया हुआ है वो मैट्रिक टन के अंदर दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें तीन आपको ग्राफ शो हो रहे होंगे। एक तो पहला तो है जो ब्लू कलर का है, वो हॉर्टिकल्चर, टोटल हॉर्टिकल्चर का है, मतलब जिसमें मसाले, फ्रूट, फल, सब्जियां सारा कुछ आ गया। दूसरा है वेजिटेबल्स का, ठीक है। और तीसरा जो ग्रीन कलर का है ये आपको फ्रूट्स का शो कर रहा है कि भाई ईयर बाय ईयर उसका प्रोडक्शन किस प्रकार से बढ़ा। तो सबसे पहले 2004-5 के अंदर जो हॉर्टिकल्चर, टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन था वो 166.9 था, ठीक है, मैट्रिक टन था। तो फिर ये बढ़ के 182.8 हो गया, फिर 191.8 मैट्रिक टन हो गया। इस प्रकार साल बाय साल बढ़ता रहा, और लास्ट में जो 2017-18 था इसके अंदर ये बढ़कर 311.7 मैट्रिक टन हो गया, ठीक है, यानी कि 311.7 मैट्रिक टन ये 2017-18 के अंदर हो गया, जो 166.9 से चला था। फिर ये 2000 जो इसका सब्जियों का है वो 101.2, फिर दूसरे साल जो हुआ उस डाटा कलेक्ट किया जब बढ़ा वो 111.4, ऐसे हर साल बढ़ता गया, और लास्ट में जो लेटेस्ट डाटा 2017-18 वहाँ पे जाते जाते ये 184.4% बढ़ गया। वैसे ही जो फ्रूट्स हैं उनका 50.9
से स्टार्ट हुआ था 2004-5 के अंदर, और ये हर साल बढ़ता गया और 97.4 2017-18 के अंदर हो गया, मतलब 97.4 या 4, और ये लगभग दुगना हो गया, जितना था उससे लगभग दुगना प्रोडक्शन होने लग गया फलों का। नेक्स्ट फिगर है मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मतलब कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर जो भी सब्जियां हैं फल हैं उनका प्रोडक्शन करती है। तो इसमें जो भी डाटा दिया गया हुआ है वो परसेंटेज के अंदर दिया गया है कि उनके अंदर कितने परसेंट वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है या कितने परसेंट वो कम करता है, ठीक है। तो मेजर जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, मतलब इसमें कोई फल से रिलेटेड या वेजिटेबल से रिलेटेड नहीं है, ये तो टोटल प्रोडक्शन है, मतलब फल और सब्जियों को मिला के एक जो स्टेट है उसके अंदर कितना प्रोडक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर फसलों का करता है वो उत्तर प्रदेश करता है 12.6 12.6%। फिर दूसरे नंबर पे जो आता है वो है वेस्ट बंगाल 10.4, ठीक है, वेस्ट बंगाल का दूसरा नंबर आता है। फिर मध्य प्रदेश है 8.5, सॉरी 8.5, ठीक है। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है 8%। फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है 7.9%। फिर गुजरात है 7.2%। फिर कर्नाटक है 6.9। फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, उड़ीसा, फिर उसके बाद अदर जो भी राज्य रह गए उनके अंदर टोटल कर दिया उसका, ठीक है। तो इससे अपने को पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो हॉर्टिकल्चर फसलें हैं वो उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होती हैं, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर फसलें प्रोड्यूस होती हैं, उद्यानिकी की जो भी फसलें हैं सारी की सारी, ठीक। फिर जो तीसरा फिगर है ये प्रोडक्शन शेयर ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जो भी अलग अलग फसलें हैं, ठीक है, जो भी हॉर्टिकल्चर की, जैसे कोई स्पाइस है, प्लांटेशन है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इनका अपने आप में अगर इसको पूरे को 100 मान लिया जाए, मतलब पूरी की पूरी हॉर्टिकल्चर क्रॉप को 100 मान के उसके अंदर इनका पार्ट किया जाए कि भाई सब्जियां कितने परसेंट में होती हैं, फल कितने परसेंट में होते हैं, और फ्लावर्स कितने में है, प्लांटेशन कितने में है, वो चीज़, ठीक। जैसे मैंने पहले बताया था कि एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर 33% प्रोड्यूस करता है, जो टोटल है वो एग्रीकल्चर नहीं एग्रोनॉमी का प्रोडक्शन होता है, और 33% हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस करता है उसमें से 100 में से। तो वैसे ही पूरा अगर हॉर्टिकल्चर को 100 मान लिया जाए तो उसमें से कितने कितने परसेंट कौन सी चीज़ उगती है। तो अपने लेटेस्ट डाटा की तरफ चलते हैं, ये तो 2012-13 का है, वैसे अगर किसी को देखना है तो वो इसको पॉज करके देख सकता है थोड़ी देर वीडियो को। तो अपने लेटेस्ट डाटा पे चलते हैं 2017-18 के अंदर, इसमें फ्रूट्स जो भी हैं 31.2%, मतलब 31.2% एरिया के अंदर फल प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ इनका क्षेत्र है, जहाँ इनका शेयर है पूरी हॉर्टिकल्चर फसलों के अंदर 31.2। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है कि फलों का कितना क्षेत्रफल है 2017-18। अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो 2017-18 का ही चल रहा है, अभी कोई लेटेस्ट डाटा एनएचबी ने जारी नहीं किया कि जो 2019-20 का हो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी पुराने वाला डाटा ही चल रहा है, ठीक है, एस्टिमेटेड चल रहे हैं उसके। फिर अगर सब्जियों की बात की जाए 59.2%, मतलब लगभग 60% कह सकते हो, 60%, कई बार 60% लिखा हुआ भी आ जाता है सब्जियों का, ठीक है, क्योंकि पीछे हुआ था 60%, इसलिए 60% इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो 59.2%, तो सब्जियों का जो शेयर होता है वो सब्जियां ज़्यादा हैं फलों से तुलना में ज़्यादा होती हैं, तो 59.2%। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं फ्लावर्स और एरोमेटिक, मतलब फूल और सुगंधित पौधे, जैसे सिट्रोनेला है, सुगंधित पौधों में सिट्रोनेला है, लेमन ग्रास है, पाल्मा रोजा है, वेटिवर है, मतलब बहुत से जो भी सुगंधित पौधे हैं एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं वो 1.2% के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है प्लांटेशन क्रॉप 5.8%, जो रोपण फसलें हैं, जैसे कॉफ़ी, टी है, इसके अलावा कोकोनट, अरेका नट, ये चीज़ें, ठीक। उसके बाद जो लास्ट है स्पाइसेस 2.6% मसाले उगते हैं, जैसे जीरा है, हल्दी है, काली मिर्च है, ठीक है, इनकी कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट है टेबल एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कि भाई जो हॉर्टिकल्चर फसलें हैं उनका अलग अलग, जैसे कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो उनका अलग अलग
कितना एरिया है 2017-18 के अंदर, ठीक है, जो लेटेस्ट डाटा उसके अनुसार ही लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार कितना उनका एरिया है, कितना प्रोडक्शन है और कितनी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। एरिया जो भी दिया हुआ है वो 1000 हेक्टर के अंदर दिया हुआ है, मतलब जैसे जे लिखी हुई है वैल्यू उसके आगे 3 जीरो और लगा दो, इतनी है। इसमें प्रोडक्शन जो दिया हुआ है वो 1000 मैट्रिक टन, मतलब इसके अंदर 3 जीरो और लगा के मैट्रिक टन लिख सकते हो आप, ठीक है। उसको छोटा करने के लिए वैल्यू को तो 3 जीरो हटा के उसको ऊपर लिख दिया गया है। और जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो मैट्रिक टन पर हेक्टर। अब समझते होगे कि एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, कितने क्षेत्र के अंदर वो कल्टीवेटेड होता है, जहाँ उगाया जाता है। प्रोडक्शन, उसका उत्पादन कितना है। और प्रोडक्टिविटी, उसकी 1 हेक्टर या 1 यूनिट के अंदर कितना प्रोडक्शन करती है। वो जो यूनिट है वो मैट्रिक टन के अंदर है कि भाई उसको कैलकुलेट किया उसने मैट्रिक टन पर हेक्टर, ठीक है। यूनिट मतलब 1 हेक्टर मान लो, 1 बीघा मान लो, उसके अंदर कितना होता है वो अपने यूनिट रखते हैं, तो वो उसकी चीज़ की प्रोडक्टिविटी होगी। 1 बीघे के अंदर इतनी चीज़ होती है अपने कह देते हैं, तो वो चीज़ वो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी। तो हुआ कितना एक्चुअल में, वो उसका प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसमें ये तो जितना क्षेत्र होगा वो उतना बढ़ जाएगा प्रोडक्शन, तो और ये उतना होगा कि 1 बीघे में जहाँ 1 हेक्टर में कितना होगा उसका है, ठीक है। तो फ्रूट्स हैं वो 6506,000 हेक्टर फ्रूट्स का एरिया है, और प्रोडक्शन 97358,000 मैट्रिक टन इनका प्रोडक्शन है। ये लेटेस्ट डाटा है, याद रखना, लेटेस्ट डाटा याद रखना। कभी भी पूछा जाता है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं कि कितना फूलों का प्रोडक्शन था इंडिया के अंदर, तो वो पूछ लेते हैं। और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है 14.96, 14.96। और वेजिटेबल्स है इनका 10259,000 एरिया है, ठीक है। और 184,394,000 मैट्रिक टन इनसे प्रोडक्शन है, ठीक। और जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वेजिटेबल्स की, सब्जियों की, थोड़ी ज़्यादा है 17.97, मतलब 17.97 इसका प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टर। फिर फ्लावर्स, मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स, जो फूल हैं, औषधीय पौधे हैं, सुगंधित पौधे हैं, उनका टोटल दिखाया हुआ है क्षेत्रफल 1044000 हेक्टर उनका एरिया है। और प्रोडक्शन 3651,000 मैट्रिक टन इनका प्रोडक्शन है। और इनकी जो प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है 3.49 मैट्रिक टन पर हेक्टर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, इसीलिए तो इनका प्रोडक्शन इनकी तुलना में मतलब बहुत ही 3 गुना ही बढ़ा है, तो 3% ही है ये, ठीक। उसके बाद है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स कह लो रोपण फसलें, जैसे मैंने बताया था चाय है, नारियल है, सुपारी है, इनका 3744,000 हेक्टर इनका एरिया है। प्रोडक्शन इनका 18082,000 मैट्रिक टन, और इसकी प्रोडक्टिविटी 4.83 मैट्रिक टन पर हेक्टर है। और स्पाइसेस जो मसाले हैं इनसे 3878,000 हेक्टर ये क्षेत्र के अंदर कल्टीवेटेड है, और प्रोडक्शन 8124,000 मैट्रिक टन इनका प्रोडक्शन है। और 2.09 मैट्रिक टन पर हेक्टर इनका कह लो कि प्रोडक्टिविटी है। अब टोटल की जाए बात, तो टोटल जो हॉर्टिकल्चर फसलें हैं वो 25431,000 हेक्टर एरिया के अंदर कल्टीवेटेड होती हैं। टोटल हॉर्टिकल्चर, वही जो मैंने पहले भी बताया था कि 2016-17 का 311 पॉइंट मैंने बताया था, 311.7 मैट्रिक टन या मिलियन टन लिखा था, वो चीज़ है, ठीक है। तो 311,714,000 मैट्रिक टन इनका टोटल प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चर का, 1000 मैट्रिक टन, ठीक है। तो और 12.25 मैट्रिक टन पर हेक्टर इनकी प्रोडक्टिविटी, मतलब टोटल प्रोडक्टिविटी अगर टोटल प्रोड्यूस की देखी जाए तो 12.25। फिर है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना।
और चाइना रैंक फर्स्ट करता है कि भाई इसकी रैंक पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे इंडिया का है। इसका जो फल और सब्जियां हैं दोनों के अंदर ही दूसरे नंबर पे आता है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंगो है, बनाना है, कोकोनट है, कैशो है, पपाया है, जिनका वो लार्जेस्ट कह लो कि वो अकेला प्रोडक्शन करने वाला देश है, जो सबसे ज़्यादा वो ही प्रोड्यूस करता है। और कुछ फलों की तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, जैसे पपाया है, बनाना है, ग्रेप्स है, इनकी प्रोडक्टिविटी इंडिया की ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोडक्शन करता है इन चीज़ों का। इसके अलावा इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पर कैपिटा फ्रूट्स अवेलेबिलिटी इन आवर कंट्री इज 207.9 grams per day, which is far below the recommended quantity of 230 grams per capita per day। जो फलों की रिकमेंडेड है, मतलब फल 230 ग्राम पर आदमी, जहाँ एक स्वस्थ आदमी को खाने चाहिए, जो रिकमेंडेड डोज है, पर जो इंडिया के अंदर उपलब्ध है वो 207.9 है, लेटेस्ट जो भी है। ठीक है, 2014-15 के आसपास का है ये डाटा, 207 है उस समय से। 207 ग्राम अपने को उपलब्ध है, जो कि थोड़ी कम है। जितनी होनी चाहिए 230 ग्राम फलों की उपलब्धता होनी चाहिए पर व्यक्ति के हिसाब से, वो नहीं है अभी। In the view of these, there are a lot of scope in increasing production and potentiality of horticulture crops। मतलब अब बहुत सा ऐसा स्कोप है जो कि जिसके कारण कि अपने प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की जो पोटेंशियल है उस चीज़ को अपने बढ़ा सकते हैं। बहुत सा स्कोप है। स्कोप से मतलब यही होता है कि अपने उस चीज़ को कह लो कि भविष्य कैसा है, उस चीज़ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जहाँ उससे किस प्रकार यूज किया जा सकता है वो चीज़। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चरल इंडस्ट्री in India, comprising of trades of nursery plants, potted plants, seeds, bulbs, and products, etc., is being observed as sunshine industries। मतलब इसके अलावा फल और सब्जियों के अलावा, मतलब अपने कह देते हैं कि फल सब्जियां सबसे ज़्यादा होती हैं इंडिया के अंदर, सेकंड नंबर पे आता है विश्व के अंदर, तो इसमें बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल। पर इसके अलावा जो फ्लोरिकल्चर है, फूल वाले पौधे हैं, तो वो भी अच्छा, उनका भी पोटेंशियल है, उनके अंदर भी क्षमता है कि वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, जैसे उसमें नर्सरी प्लांट्स हैं। ठीक है, नर्सरियाँ होती हैं, उनके अंदर जो पौधे रखे होते हैं, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, वो। उसके अलावा जो गमले के अंदर पौधे लगे हुए होते हैं वो। इसके अलावा जो बीज हैं फूलों पौधों के, जहाँ उनके बल्ब्स हैं, उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसा जो बिजनेस हैं, जैसे फ्लावर सेल करने का, फूलों के गुलदस्ते बना के उनको बेचने का, तो ये भी बहुत अच्छा एक बिजनेस है, जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, अर्निंग मिलती है इससे। बहुत से फूल हैं जो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, बहुत से देश ऐसे हैं जो इन चीज़ों को, जिनकी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पे जैसे यूएसए है, जर्मनी है, नीदरलैंड है। अल्समीर नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा, ये कह लो कि मार्केट प्लेस है फ्लावर्स का, अल्समीर नाम से है। ठीक है, मार्केट है वहाँ का, तो बहुत बड़ी मंडी है। तो पहले नंबर पे भी नीदरलैंड ही आता है कि प्रोडक्शन में। इसके अलावा जर्मनी के अंदर भी फ्लोरिकल्चर के जो प्रोडक्ट है उनकी काफ़ी मांग रहती है, तो कंजप्शन भी वो सबसे ज़्यादा करता है। इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप्स आर अनदर पोटेंशियल सेक्टर। मतलब इसके अलावा जो प्लांटेशन क्रॉप या रोपण फसलें हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी, ये देख लो। ठीक है, तो इनका भी बहुत अच्छा, इनमें भी बहुत अच्छी क्षमता है कि अपने इनको बढ़ा सकते हैं, इनके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा हो। क्योंकि जो रोपण फसलें होती हैं, इनको सीधा कंज्यूम नहीं किया जा सकता, इनकी प्रोसेसिंग होती है, बाद में इनकी पैकिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। इसके अलावा इनको बाहर बेचकर जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मिलती है, मतलब जो विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, उसका ओवरऑल सपोर्टिंग लाइवलीहुड, इसके बाद जो उनका जीवन स्तर होता है, जो भी मैन जहाँ आदमी है उनका। ठीक है, तो उसको ये उच्च करती है, जब बढ़ाती है। ठीक है, इससे ये कह लो कि ये रोजगार पैदा करती है, तो जो भी किसान है उसका जीवन स्तर, और उनको एम्प्लॉयमेंट देती है। और इसके अलावा जो विदेशी मुद्रा है उसके लिए अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है, अगर अपने इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, इनकम जनरेशन, पहला इम्पोर्टेंस। ठीक है, इनकम जनरेशन से मतलब है कि कैसे अपने किसी चीज़ की कह लो कि इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो मोर मनी कैन बी अर्न बाय सेलिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांटेशन क्रॉप,
as they have a higher yield per hectare and the demand for spices and medicinal plant is higher as they produce a lot of medicines। जो इनकम जनरेशन होती है बजाय कि जो एग्रोनॉमी या ट्रेडिशनल फसलें हैं उनकी तुलना में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या प्लांटेशन क्रॉप से ज़्यादा पर हेक्टर ज़्यादा उपज प्राप्त की जा सकती है और ज़्यादा इनकम प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, मतलब उनसे ज़्यादा उपज भी ज़्यादा मिलती है पर हेक्टर। जो फल और सब्जियां होती हैं इनको अगर कल्टीवेट करते हैं दूसरी फसलों की तुलना में, और इनसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी लिया जा सकता है। जैसे अपने एक बात करें मोटे मोटे, जैसे अपने एरिया के अंदर किन्नू होता है, किन्नू का जो एक बाग लगता है ठेके पे जाता है तो इससे लगभग लगभग 5-6 लाख से तो ऊपर ही लगता है अगर 1 बीघे का। ठीक है, तो अगर वही चीज़ अपने 1 बीघे को अगर ठेके पे वैसे देना चाहें, उसे फसल की काउंट की जाए कि कितनी होगी, सिंपल एग्रोनॉमी या कणक गेहूँ या कुछ भी, वो बहुत ही कम होता है उसका। ठीक है, उसकी तुलना में बहुत ही कम होगा। मान लो हाईएस्ट 50,000 मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जो फल वाली फसलें होती हैं या सब्जियां होती हैं इनसे ज़्यादा उपज मिलती है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उनके उनसे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, horticulture crops require workers throughout the year from growing crops to harvesting and processing, so garden crops create more jobs। जो horticulture की फसलें हैं, ठीक है, इनको बहुत सारी लेबर की आवश्यकता होती है। मतलब ये कह लो कि इनके अंदर काम करने के लिए जो ध्यान होते हैं या बाग होते हैं इनके अंदर काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है। और सब्जियों को जहाँ फलों को हार्वेस्ट तुड़ाई करने के लिए भी आदमियों की ज़रूरत होती है। उसके बाद उनके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे जूस, जैम, जेली, सॉस, तो उसको बनाने के लिए भी आदमियों की आवश्यकता होती है, मैन पावर की आवश्यकता होती है। मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं बजाय कि जो ट्रेडिशनल या एग्रोनॉमी की फसलें हैं उनकी तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Horticultural crops like potatoes, tomatoes, mangoes, and planting crops give the raw material to factories. These factories make products from them and sell them in the market। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ठीक है, कि जो फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्रीज हैं इनका विकास करती हैं ये जो भी अपनी हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट्रियों को कच्चा माल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। जैसे टोमेटो है, पोटैटो है, चिप्स वाली फैक्ट्री है तो उसको पोटैटोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, टोमेटोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। या फिर जो सॉस वाली है उनको टोमेटोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। या आम की जो पल्प से आम पापड़ बना रहा है या कोई उसका जूस बना रहा है, ठीक है, आरटीएस बना रहा है, उसके लिए वो फलों को मतलब उनके लिए कच्चा माल प्रोवाइड कर रही हैं। जहाँ कोई वैक्सिंग प्लांट है या वैक्सिंग फैक्ट्री है वहाँ पे फल जा रहे हैं तो वहाँ पे उन इंडस्ट्री का विकास कर रही है, मतलब ये जो भी फल वाली फसलें होती हैं। फोर्थ है रिलीजियस एंड सेक्रेड वैल्यू। ट्रीज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा are of religious importance which are used in rituals, sanskars and ceremonies। As coconut and turmeric are used in puja, the leaves of the wheel are offered to Lord Shiva and tulsi is also worshipped। जो पत्तियां हैं पौधों की, फूल हैं, फल हैं, इनको बहुत से जो संस्कार हैं या फिर बहुत सी रस्में होती हैं, जैसे पूजा हो रही है, कहीं हवन हो रहा है, जहाँ कुछ ऐसी ही, ठीक है, कोई चीज़ है वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। भगवान को पूजा करने जाते हो वहाँ फूल लेके जाते हैं। ठीक है, जहाँ कई जगहों पे जो शिव है उसके लिए जो बेल पत्तर है उसके पत्ते लेके जाए जाते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं। मतलब इनका धार्मिक महत्व भी है फल वाले पौधों का। ठीक है, फूल है जो भी फ्लावर्स हैं इनका भी है, फलों का भी है, फल भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ठीक, तो इनका इसके अलावा जो हल्दी है अपने मसालों में आती है। जहाँ कोकोनट, नारियल है, नारियल का भी काफ़ी अच्छा, जहाँ ये कह लो कि बहुत ज़्यादा महत्व है। जहाँ इसके अलावा केले के पत्ते, आपने कभी देखा होगा कि पूजा जहाँ भी होती है वहाँ पे केले के पत्ते रखे जाते हैं गेट के बाहर दोनों साइड। मतलब इनका कुछ ना कुछ महत्व है, तो इनको यूज किया जाता है अपने जो संस्कार हैं, जहाँ अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके अंदर इनको यूज किया जाता है। जहाँ फिर बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है, जैसे तुलसी है,
बरगद है, ठीक, जहाँ फिर अपने जिसको खेजड़ी कह देते हैं, इसकी पूजा की जाती है। मतलब अलग अलग रिलीजियस धर्म से जुड़ी हुई हैं ये चीजें, बहुत से पेड़ हैं। फिफ्थ है फूड वैल्यू। सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एक्सेट्रा रिच इन कार्बोहाइड्रेट, कैशोनट, almonds, walnuts are rich in fat and protein, and in many areas potatoes and bananas are used as staple food that can meet all the needs of the body. बहुत सी सब्जियां हैं जैसे आलू है, शकरकंद है, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर भरपूर होता है इनके अंदर। इसके अलावा जो काजू है, बादाम है, जहाँ अखरोट है, इसके अंदर फैट पाई जाती है, वसा होती है, जहाँ फिर प्रोटीन से भरपूर होते हैं। और बहुत से क्षेत्रों के अंदर आलू और जो केला है उसको स्टेपल फूड के रूप में यूज किया जाता है। मतलब जो बस उसी को खा के वो जिंदा रह सकते हो, ऐसे कि भाई उसमें सारे के सारे न्यूट्रेंट पाए जाते हैं केले के अंदर और पोटैटो के अंदर, ठीक। मतलब उसको खा के आप जिंदा रह सकते हो उन दोनों चीजों को। न्यूट्रिशनल वैल्यू। Fruits and vegetables are rich in nutrients, so the Indian Council of Medical Research has recommended 120 grams of fruit and 280 grams of vegetable to be eaten by each person every day. The nutrition of fruit in vegetables are as follow। ये है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं बहुत से न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होते हैं। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR, ठीक है, उसने रिकमेंड किया है कि 120 ग्राम फल हर आदमी को डेली खाने चाहिए और 280 ग्राम सब्जियों को खाना चाहिए। ये सब्जियां कई बार लिखा हुआ उसके अंदर आपको ये 300 ग्राम आएगा, ठीक है। 280 तो एक्चुअल में है डाटा, पर 300 ग्राम लिखा हुआ रहता है। कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो 300 ग्राम, तो याद रखना वैसे 280 ग्राम और 300 ग्राम दोनों ही वैल्यू सही रहती है। तो एक स्वस्थ आदमी को 280 ग्राम खानी चाहिए और फल 120 ग्राम स्वस्थ आदमी को। जो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इस प्रकार से है, जैसे विटामिन ए है, ये सबसे ज़्यादा मैंगो के अंदर, जहाँ आम के अंदर पाया जाता है, लगभग 4800 IU पर 100 ग्राम। दूसरे नंबर पे पपीते के अंदर होता है 2020 IU पर 100 ग्राम, ठीक है, 2020 IU पर 100 ग्राम। फिर तीसरे ये कह लो कि जो सब्जियां हैं उनके अंदर बीट लीफ जो है, चुकंदर की पत्ती, उसके अंदर 9770 IU पाया जाता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा, ठीक है। बीट लीफ मतलब चुकंदर की पत्ती, उसके अंदर। फिर है स्पिनच लीफ, पालक की पत्ती के अंदर 90, ये कह लो कि 9300 IU पर 100 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है। जब विटामिन, कई बार उसमें ऑप्शन मैंगो देते ही नहीं है तो पपाया दे देते हैं, तो पपाया के अंदर, फलों के अंदर पपाया के अंदर दूसरे नंबर पे, मैंगो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पपाया। और अगर सब्जियों की बात हो तो सबसे ज़्यादा बीट लीफ जो चुकंदर की पत्ती है उसमें होता है, दूसरे नंबर पे स्पिनच जो पालक है उसके अंदर होता है। फिर है विटामिन बी जिसको थियामीन बोल देते हैं, ठीक है, थायमीन। तो ये सबसे ज़्यादा कैशोनट, फलों के अंदर कैशोनट के अंदर होता है, काजू के अंदर 630 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और दूसरे नंबर पे उसके बाद वॉलनट के अंदर होता है, अखरोट के अंदर 450 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। फिर उसके बाद एप्रिकॉट जो ड्राई है, खुमानी ड्राई है सूखी हुई, उसके अंदर 217 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। सब्जियों में ये चिल्लीज के अंदर जो मिर्च होती है ना, हरी मिर्च, उसके अंदर 0.55 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। और कोलोकेशिया लीव्स यानी कि अरबी की जो पत्तियां होती हैं, अरबी, ठीक है, कोलोकेशिया कहते हैं, टारो भी कह देते हैं, उसके अंदर 0.22 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है सब्जियों में। फिर टोमेटो के अंदर 0.12 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है विटामिन B1, ठीक है। फिर B2 राइबोफ्लेविन बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये सबसे ज्यादा फलों में बेल के अंदर होता है, बेल पत्तर बोल देते हो, बेल बेल बोल देते हो, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये है उसमें
1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। दूसरे नंबर पे पपीते के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो पपीते के अंदर 250 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। फिर है लीची के अंदर 1 to 2.5 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। फिर अगर सब्जियों की बात करें तो फेनुग्रीक लीव्स के अंदर, फेनुग्रीक मतलब मेथी की पत्ती या पत्तियों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है 0.31 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। फिर उसके बाद एमरेंथस, एमरेंथस होता है चौलाई, चौलाई के अंदर होता है 0.30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। फिर बात करें विटामिन सी, विटामिन सी सबसे ज़्यादा बारबाडोस चेरी, चेरी के अंदर होता है मतलब, ठीक है। 1000 से 4000 मिलीग्राम तक पाया जाता है पर 100 ग्राम। फिर दूसरे नंबर पे इसके बाद आंवला आ जाता है, यानी कि आंवला जिसको बोलते हो आंवला, ठीक है। उसके अंदर 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। तीसरे नंबर पे गवावा आ जाता है 299 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, ठीक। फिर आता है गवावा मतलब अमरूद, ठीक है, याद रखना गवावा मतलब अमरूद। फिर है सब्जियों के अंदर ड्रमस्टिक लीव्स, ड्रमस्टिक लीव्स होती हैं सहजने की पत्तियां, सब्जियों में अपने पड़ेंगी सहजना, तो उसकी पत्तियों के अंदर 220 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कोरिएंडर लीव्स आ जाती हैं, धनिए की पत्तियां, उनके अंदर 135 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। फिर इसके बाद चिल्लीज के अंदर जो मिर्च है उसके अंदर 111 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है, ठीक है। फिर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो सबसे ज्यादा एप्रिकॉट के अंदर होता है, ठीक है, ड्राई एप्रिकॉट जो खुमानी है उसके अंदर 72.81%। फिर दूसरे नंबर पे डेट, डेट मतलब खंजूर, वो भी पिंड खंजूर जिसको कहते हैं उसके अंदर, ठीक, तो 67.30% होता है इसके अंदर। उसके बाद करोंदा है, ठीक है, करोंदे को करौंदा ही कहते हैं हिंदी में भी, और ये सूखा हुआ जो करौंदा होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे होता है 67.10%। फिर है टेपियोका, टेपियोका एक ट्यूबर क्रॉप है, ठीक है, ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप है। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है 38.1%, जिनके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है ना उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, कहने का मतलब ये है। फिर दूसरे नंबर पे स्वीट पोटैटो, शकरकंद 28.2%। फिर पोटैटोज, स्वीट पोटैटो शकरकंद, और ये पोटैटो आलू, आलू के अंदर 22.6%, 22.6% पाया जाता है। फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कैशोनट के अंदर सबसे ज़्यादा, काजू के अंदर 21.20%। फिर दूसरे नंबर पे आलमंड जो बादाम है उसके अंदर 20.80%। फिर वालनट अखरोट के अंदर 15.60%। फिर पीज के अंदर अगर सब्जियों में बात करें तो पी, मटर 7.2 ग्राम पर 100 ग्राम। फिर काउपी जिसको चवला बोलते हो, लोबिया भी बोल देते हैं, ठीक है, काउपी, तो 4.3 ग्राम पर 100 ग्राम। फिर फैट सबसे ज़्यादा वॉलनट के अंदर होती है 64.50%। फिर उसके बाद आलमंड में होती है 58.90%। कैशू नट के अंदर होती है 46.90%। फाइबर की बात करें, रेशे की बात करें तो रेशा सबसे ज़्यादा गुआवा के अंदर होता है, अमरूद के अंदर 6.90%। कैंथे के अंदर होता है दूसरे नंबर पे, कैंथा एक कह लो कि लेमोनिया फेरोनिया एक जंगली पौधा है, वैसे ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन नहीं है, बहुत अपने जो साउथ राजस्थान इस साइड कुछ पौधे मिल जाते हैं कैंथा, ठीक है। इसके अंदर 5.20% पाया जाता है। पोमग्रेनेट जो अनार होता है इसके अंदर 5.10%। फिर इसके अलावा आंवला जो आंवला है उसके अंदर 3.40% रेशा पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम के अंदर लीची सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, लीची के अंदर 0.21%। उसके बाद करौंदे के अंदर होता है दूसरे नंबर पे, ड्राई करौंदे के अंदर 0.16%। इसके अलावा कैंथा जो मैंने पहले बताया था, कैंथे के अंदर 0.13% पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस सबसे ज़्यादा कैशो नट के अंदर होता है 0.45%। फिर उसके बाद वालनट जो आपका अखरोट है उसके अंदर 0.38%। इसके बाद लीची के अंदर होता है, लीची लीची फली है अपने आप में, ठीक है, 0.30%। और आयरन सबसे ज़्यादा करौंदे के अंदर होता है, ड्राई करौंदा जो है खट्टा होता है वैसे,
सब्जी के लिए यूज होता है, छोटा छोटा होता है, गोल गोल, पिंक सा, लाइट से पिंक और ग्रीन से कलर का होता है। ठीक है, 39.1%। फिर उसके बाद खंजूर है जो डेट है उसके अंदर 10.6%। इसके अलावा कैशोनट जो काजू है उसके अंदर 5.0% आयरन या लोहा पाया जाता है। फिर है इम्पोर्टेंस, जो सेवन्थ इम्पोर्टेंस है, एस्थेटिक वैल्यू। Many kings considered the trees as symbol of being youth and planted them in the palaces. Mughal Empire has have given great importance to fruit trees and flowers in the style of their gardens. They considered the cypress plant is a symbol of death and planted it around the tombs. In the cities, fruit trees are planted on both sides of the road called avenue planting. मतलब जो एस्थेटिक प्लांट वैल्यू है, मतलब बहुत से राजा थे जहाँ महाराजा थे, उनने अपने जो इनको एक सिंबल मानते थे, जो फ्रूट वाले जहाँ जंग पौधे होते थे उनको ये कह लो कि जवानी का कह लो, जीवन का कह लो, इनका एक सिंबल मानते थे। और वो साइप्रस जो प्लांट था उसको एक डेथ का, वैसे जो मुगल एम्पायर थे उनने बहुत से उद्यान बनाए। ठीक है, बहुत ही अच्छे वो फाउंडर थे कि गार्डन के, और बहुत से प्लांट को उन्हें बाहर से इंट्रोड्यूस किया, इंडिया के अंदर लाए। तो वो जो साइप्रस पौधा था, ठीक है, साइप्रस प्लांट है, उसको वो डेथ का सिंबल मानते थे। और जो भी उनके मकबरे थे, जैसे ताजमहल है, जहाँ कोई भी उसका और बना हुआ है कोई भी मकबरा, तो वहां पे वो गार्डन बनाते थे ना, उस गार्डन के अंदर ज्यादातर वो साइप्रस प्लांट यूज करते थे, क्योंकि वो एक डेथ का प्रतीक मानते थे उसको। और जो अगर फल वाले पौधे लगाते थे वो उसको जीवन का प्रतीक मानते थे। भाई अगर उस फल के ही उनका अपना महल है, उसके अंदर वो ज्यादातर फल वाले पौधे यूज करते थे कि भाई जीवन का उसको मानते थे कि भाई ये जीवन का प्रतीक है। इसके अलावा जो रोड के चारों तरफ प्लांटिंग की जाती थी उस टाइम, शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाई थी, उसके दोनों तरफ उसने एवेन्यू प्लांटिंग करवाई थी सबसे पहले। तो वो मतलब जो रोड के दोनों तरफ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, छाया के लिए पौधे लगाते हैं ना किसी सड़क के दोनों तरफ, वो चीज अवेन्यू प्लांटिंग कहलाती है। उसका नाम होता है स्पेशल में, ठीक है, याद रखना, अवेन्यू प्लांटिंग मतलब जो रोड के दोनों तरफ छाया के लिए एक लाइन में पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। पौधे मतलब कहने से मतलब छोटे पौधे नहीं, पेड़ लगाए जाते हैं, अवेन्यू प्लांटिंग कहलाती है। मतलब उस टाइम भी इनका काफी अच्छा एस्थेटिक वैल्यू थी इनकी, कि भाई वो उगाए जाते थे, उनको सिंबल मानते थे लोग, उनकी कल्टीवेशन करते थे, मतलब उगाते थे उनको। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट वैल्यू, इंडियन प्रोडक्ट्स आर बीइंग ग्रेट डिमांड अब्रॉड। मतलब जो भारतीय प्रोडक्ट हैं, मसाले हैं, फल हैं, फूल हैं, इनका विदेशों में काफ़ी अच्छी मांग है। तो जैसे टर्मरिक, पेपर, ऑनियन, पोटैटो, मैंगो, ग्रेप्स, जिनकी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्टेड इंडिया से होते हैं। जैसे पोटैटो और ऑनियन है, ऑनियन इंडिया के अंदर ये कह लो कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और जितनी भी सब्जी होती हैं सबसे ज़्यादा वो ऑनियन को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो हल्दी है वो उस मसाले का भी ये कह लो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है विदेशों के अंदर। इसके अलावा वाइट पेपर है, यानी कि ब्लैक पेपर को प्रोसेस करके वाइट पेपर बनाया जाता है, उसकी भी काफ़ी डिमांड है। इसके अलावा ओलियो रेजिन्स हैं इनके, जो इनसे ऑयल निकाले जाते हैं, उनकी भी काफ़ी डिमांड है विदेशों के अंदर, जिससे कि अपने देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, विदेशी मुद्रा मिलती है। ठीक, थैंक यू।